अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िकल फैक्टर्स फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। इसमें बेसिकली हम लोग 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और 4 चीज़ें क्या होंगी वो हम देखेंगे। अक्सर जितने भी माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फ़िज़िकल फैक्टर्स चाहिए होते हैं। ऑप्टिमल ग्रोथ उनका टेम्परेचर होता है, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी आ जाती है, पीएच आ जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाता है, हाइड्रोस्टैटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाता है। ये 4 चीज़ें हैं जो एक माइक्रोब की ग्रोथ के लिए माइक्रोब उस पर डिपेंड करता है। ये फ़िज़िकल फैक्टर्स हैं। अगर देखा जाए तो जितनी भी माइक्रोबियल स्पीशीज़ हैं उनका एक ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर होता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30 सेल्सियस होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है यहाँ पे हम टेम्परेचर देखेंगे। टेम्परेचर की बात की जाए तो ये रेंज करता है मिनिमम से मैक्सिमम, ठीक है। किसी भी माइक्रोबियल ग्रोथ की जनरेशन टाइम के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है टेम्परेचर। अगर आप उसको ऑप्टिमल टेम्परेचर दे रहे हो तो जो उसका जनरेशन टाइम है वो बहुत सही तरीके से चलेगा। और जनरेशन टाइम क्या है? जनरेशन टाइम से रिलेटेड हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा है, वो ये होता है कि जब एक बैक्टीरिया डिवाइड करता है ख़ुद को, डबलिंग टाइम भी इसे हम कहते हैं। तो अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर के बेसिस पे बेसिकली बैक्टीरिया के 3 ग्रुप्स आ जाते हैं। एक है साइक्रोफिलस, मीज़ोफिलस और थर्मोफिलस। इनको साइक्रोफाइल्स, मीज़ोफाइल्स और थर्मोफाइल्स भी कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशंस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो ये ऑप्टिमल ग्रो टेम्परेचर की बेसिस पे 3 ग्रुप हैं। अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइक्रोफाइल्स हमारे पास क्या होते हैं। यहाँ पे वो माइक्रोब्स इस कैटेगरी में आते हैं जिनका ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस से बिलो होता है, नीचे होता है। लेकिन ये 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक ग्रो कर सकते हैं। इनके लिए ये टेम्परेचर जो है यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है वो बिलो 50 डिग्री सेल्सियस होता है, 15 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे जैसे साइक्रो जो वर्ड है उसकी मीनिंग ही यही है, कोल्ड, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये वो टेम्परेचर हैं ये वो माइक्रोब्स है जो कि कोल्ड टेम्परेचर में ग्रो करते हैं। जैसे कि अर्थ का जो 70% है वो कवर हुआ है ओशंस से, ठीक है। ओशंस में डीप वाटर टेम्परेचर अगर हम लोग देखें तो वो 5 डिग्री सेल्सियस से बिलो होता है। तो साइक्रोफाइल्स इस एरिया को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल और आर्कियल एक्सट्रीमोफिल्स जो हैं वो इसी पोर्शन में मौजूद होते हैं, इसी जगह पे इनकी माइक्रोबियल कम्युनिटी होती है। इनफैक्ट कुछ साइक्रोफाइल्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं, जैसे कि अगर ई कोलाई को 37 डिग्री सेल्सियस पे जिस तरह वो ग्रो करता है फास्टली, तो कुछ साइक्रोफिल्स जो हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस पे उस तरह से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग एक और इसका एस्पेक्ट देखें तो साइक्रोफाइल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं तो ये ह्यूमन पैथोजेंस नहीं हो सकते, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो वार्मर होता है 37 सेल्सियस। तो इस तरह से ये ह्यूमन पैथोजन नहीं हो सकते। इस ग्रुप को भी फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, साइक्रोट्रॉफ्स और साइक्रोटॉलरेंट। अब यहाँ पे ये दोनों ग्रुप्स जो हैं कोल्ड लविंग होते हैं, कोल्ड लविंग माइक्रोब्स के ग्रुप होते हैं। यहाँ पे साइक्रोट्रॉफ की अगर बात की जाए तो ये वाटर और सॉइल में पाए जाते हैं, टेम्परेट रीजन्स में, ठीक है। और ये कॉमनली जो है इनकाउंटर इससे हमारा कहाँ पे होता है इन माइक्रोब से, जो स्पॉइल्ड रेफ्रिजरेटेड फूड होता है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेशन में। तो जो स्पॉइल्ड रेफ्रिजरेटेड फूड होता है वहाँ पे हमें ऐसे माइक्रोब्स मिलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग साइक्रोटॉलरेंट की बात करें तो ये वो सेवरल माइक्रोबियल यूकैरियोटिक स्पीशीज़ हैं, जिसमें हमारे पास फंजाई भी आ जाता है। फंजाई में स्पेसिफिकली मोल्ड्स जो हैं ये अगर कोई फूड है जिस पे मोल्ड्स है, जिस पे फंजाई लगी हुई है, उसको अगर आप कंज्यूम करते हो हीट किए बगैर तो वो टॉक्सिन जो है फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। तो इस तरह से इसके ये 2 टाइप्स थे, ग्रुप्स थे, और ये दोनों ग्रुप्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं फूड को वो देखा हमने।
इसके बाद दूसरे ऑपोजिट एक्सट्रीम की तरफ जाएं तो हमारे पास थर्मोफाइल्स आ जाते हैं। थर्मो के वर्ड से आपको पता चल गया हीट, अगर एक तरफ कोल्ड था तो ये एक्सट्रीम लेवल पे हीट में जो है ग्रो कर सकते हैं हाई टेम्परेचर में। अब इनका जो बेस्ट टेम्परेचर है मल्टीप्लाई होने का वो अराउंड 60 सेल्सियस है, 60 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये फिर भी 40 से 70 डिग्री सेल्सियस तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो इनका बेस्ट टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस ही है। तो जो थर्मोफाइल्स हैं वो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं और ये जो है डेयरी प्रोडक्ट की कंटामिनेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो है डेयरी प्रोडक्ट्स की कंटामिनेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर जाते हैं, तो ये पास्चुराइजेशन के टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर जाते हैं। जो थर्मोफाइल्स हमारे पास होते हैं वो ह्यूमन हेल्थ के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते या ज़्यादा थ्रेट नहीं होते, क्योंकि ये ग्रो नहीं कर पाते कूलर टेम्परेचर पे, क्योंकि इनके हिसाब से जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो लो होता है। जैसे कि हमारे पास साइक्रोफाइल्स थे, वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर बहुत वार्मर था और इनके लिए बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लो होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें जो है स्टेबल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं इन बैक्टीरिया में। एंजाइम्स की बात अगर हम लोग करें तो हमारे पास जो हमारे पास पीसीआर की जो टेक्निक होती है वहाँ पे इन सही एंजाइम लेके जो है हम लोग टेक पॉलीमरेज जो होता है वो इसी किसी बैक्टीरिया से, थर्मोफिल्स जो है एक बैक्टीरिया उससे लिया जाता है, तो यहाँ पे इस तरह से हमें काम देते हैं। उसके बाद का जो हमारे पास बैक्टीरियल स्पीशी आ जाती है या कैटेगरी आ जाती है मीज़ोफिल्स। मीज़ो से ही पता चल रहा है कि ये मिडल है, और यहाँ पे जो मिडल टेम्परेचर रेंज है 10 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक इनका बहुत बेस्ट टेम्परेचर रेंज है। यहाँ तक ये जो है अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। अब ये वो ग्रुप है जहाँ पे पैथोजन आ जाते हैं, जिनमें हमारे पास वो पैथोजन वार्म ब्लडेड एनिमल्स और ह्यूमंस आ जाते हैं इसमें। तो ये एक्वेटिक और सॉइल में पाए जाते हैं। इसकी एक एग्जांपल इकोलाई है। इकोलाई एक टिपिकल मीज़ोफिल है, ठीक है, और ये पैथोजन है ह्यूमंस के लिए, पैथोजन के तौर पे काम करता है। अच्छा, तो दूसरा जो फैक्टर अब हमारे पास आ रहा है वो ऑक्सीजन है। अब कुछ माइक्रोब्स हैं जो डिपेंड करते हैं सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पे, जिनकी ग्रोथ डिपेंड करती है। तो इस तरह से अगर फर्स्ट ग्रुप देखें तो वो है ऑब्लिगेट एरोब्स, ठीक है। ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होते हैं कि इनके लिए ऑक्सीजन मस्ट होता है। ऑब्लिगेट से ही आप वो कर सकते हैं कि इनके लिए ऑक्सीजन मस्ट होता है, क्योंकि जो सेलुलर एनर्जी ये लोग बना रहे होते हैं उसकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो गैस होती है जो कि एक फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे काम करती है। उसके बाद जो ग्रुप आ रहा है वो माइक्रो एरोफाइल्स है। ये इसलिए इनको ये नाम दिया गया है क्योंकि ये उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ रिलेटिवली लो। ऑब्लिगेट एरोब से अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की वो थोड़ी लो है, ठीक है। तो ये बॉडी में अक्सर इस तरह के माइक्रोब्स ह्यूमन बॉडी में अक्सर जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो ऑरल कैविटी में होती है, यूरिनरी ट्रैक में होती है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होती है, ठीक है। तो इनके लिए ऐसा ही ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा लो। उसके बाद एनएरोब्स आ जाते हैं। एनएरोब्स कंट्रास्ट शो करते हैं। अगर एरोब्स को जो है ऑक्सीजन चाहिए था तो एन का मतलब यही होता है कि नहीं, मतलब इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो ये इस तरह होते हैं। ये इसमें हम लोग आप क्या कह सकते हैं कि एनएरोब्स बिल्कुल ऑक्सीजन को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, ना वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्लिगेट एनारोब्स। अब ये क्या हैं, ये वो माइक्रोब्स हैं जिनको अगर ऑक्सीजन दिया जाए ना तो वो उसकी ग्रोथ इनहिबिट कर जाएगी और या तो वो किल हो जाएगा या तो वो मर जाएंगे। तो इस तरह के जो ऑक्सीजन है वो इस तरह के जो माइक्रोब्स हैं उनको ऐसे ही किल किया जाता है ताकि मतलब उनको ऑक्सीजन अगर उनकी बंद कर दी जाए तो वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आ जाता है एक और जैसे कुछ स्पीशीज़ आ गए एनएरोबिक बैक्टीरिया के जो कि कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन में। अब इसकी एक एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम स्पीशी जो कि टेटनस कॉज करती है, और क्लोस्ट्रीडियम की ही एक स्पीशीज़ है जो कि मल्टीप्लाई करती है ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में।
वैक्यूम सील्ड कैन ऑफ फूड, ठीक है। जो फूड हमारे पास होता है जो वैक्यूम सील्ड होता है, वहाँ पे भी ये क्लोस्ट्रीडियम की जो स्पीशीज सर्वाइव करती है। क्योंकि ये एनारोबिक है। अब वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो ये उनके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा। उसके बाद जो आ जाती है फैकल्टेटिव में हमारे पास ये होता है कि इनको इधर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में ये जो है इक्वली ग्रो करेंगे। इनको इतना वो नहीं होता, ये अपनी ग्रोथ मेंटेन कर सकते हैं ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में दो ग्रुप्स आ जाते हैं, स्टेफाइलोकोक्सी और स्ट्रेप्टोकोक्सी, ये दो चीज़ें आ जाती हैं। और इसमें हमारे पास इकोलाई भी आ जाता है जो कि एक फैकल्टेटिव एरोब है जो कि एनारोबिक कंडीशन को प्रेफर करता है, ठीक है, लेकिन एरोबिकली भी ग्रो कर सकता है। उसके बाद जो हमारे पास एक और ग्रुप आ जाता है वो है कैप्नोफिलिक। अब कैप्नोफिलिक से मतलब ये है, कैप्नो का मतलब जैसे स्मोक हो गई, तो कैप्नोफिलिक वो होते हैं जिनको अपने एटमॉस्फेयर में लो ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन साथ साथ उनको कार्बन डाइऑक्साइड की रिच कंसंट्रेशन चाहिए होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो जेनरा आते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस है। फिर जो थर्ड फैक्टर है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए वो है पीएच। अब जो मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो साइटोप्लाज्म होता है उनका जो एक पीएच होता है वो नियर 7.0 होता है, जो कि न्यूट्रल पीएच है, ठीक है। तो इस तरह से जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो इससे ऊपर या नीचे हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो विब्रियो कॉलेरा जो है वो टॉलरेट करता है एसिडिक कंडीशन को एज लो एज 2.0, ठीक है। विब्रियो कॉलेरा जो है अब 2.0 उसका पीएच होता है, तो वहाँ तक वो उसको टॉलरेट कर सकता है, एसिडिक कंडीशन हो गई। और कुछ ऐसे हैं जो अल्कलाइन कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं एज हाई एज 9.5 पीएच। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप आ रहा है वो है एसिडोफाइल्स वो बैक्टीरिया हैं जो एसिड टॉलरेंट होते हैं, और ये ज़्यादातर वैल्यू इनकी कहाँ पे होती है, फूड और डेयरी इंडस्ट्री में। कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ एसिड जो कि मिल्क को कन्वर्ट करते हैं योगर्ट वगैरह में, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एक्टिव कल्चर हैं बैक्टीरिया के जो कि एक कप ऑफ योगर्ट में मौजूद होते हैं, वो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से काम करते हैं। अब कुछ मेजॉरिटी बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं जो कि एसिडिक कंडीशंस में ग्रो नहीं कर सकती, ये बहुत रेयर होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल जर्नल नहीं होते। कुछ फूड है हमारे पास एसिडिक फूड हैं जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, और कुछ अदर सिट्रस फ्रूट्स हो गए, एज वेल एज टमाटो। ये वो फूड और वेजिटेबल हैं जो कि हार्डली कंटामिनेटेड होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ से। इन पे अगर ये कंटामिनेशन हो जाए तो वो बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से नहीं होती, वो फंजाई की वजह से होती है, क्योंकि फंगल ग्रोथ जो है वो पीएच ऑफ 5 और लोअर पे बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये वो प्रेशर है जो वाटर एक्सर्ट करता है सेल्स पे, और ये जो है माइक्रोबियल सेल की नेसेसिटी में आता है, ठीक है। जो सेल वॉल है वो प्रिवेंट करता है रप्चर ऑफ सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब वाटर उस पर जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसी हिसाब से जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल है वो बैक्टीरिया के सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है रप्चर होने से, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक अगर देखें तो जो एक हाई सॉल्ट और शुगर कंसंट्रेशन होती है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करती है और इवन किल कर देती है उन सेल्स को, ठीक है। कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जैसे ई कोलाई जो कि बैक्टीरिया जो कि अनेबल टू ग्रो, ठीक है, वो ग्रो नहीं कर सकते इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। इनको हम लोग नॉन हेलोफाइल्स कहते हैं। ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि सॉल्ट में ग्रो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग एज आ फूड प्रिजर्वेशन के तौर पे भी यूज़ करते हैं, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को लो या कम करके। तो ऐसे होता है अक्सर कि जो वाटर है वो सेल को लीव कर जाता है, ठीक है, और सेल क्या हो जाता है वो श्रिंक कर जाता है जब उसमें क्वांटिटी नहीं होगी, और जो वो सॉल्ट है वो उसको सेल को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। तो ये जो तरीका है ये मीट सॉल्टिंग में और बाकी जो प्रोडक्ट्स हमारे पास जैम प्रिजर्वेशन और बाकी सब में यूज़ होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास माइक्रोब्स की ग्रुप आ रही है वो हेलोफाइल्स वो बैक्टीरिया वो माइक्रोब्स होते हैं जिनको सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि सॉल्ट के
इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्ट लविंग माइक्रोब्स जिसको हम लोग कहते हैं, और ये बेसिकली मरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो कि सॉल्ट के 3.5% इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। उसके बाद हेलो टॉलरेंट आ जाता है, और ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि बेस्ट ग्रो करते हैं विदाउट सॉल्ट। इनको सॉल्ट की ज़रूरत नहीं होती, और ये टॉलरेट कर सकते हैं लो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा होगी तो इनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी और किल हो जाएंगे, लेकिन अगर कम कंसनट्रेशन में है तो ये टॉलरेट कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास ग्रुप आ रहा है वो एक्सट्रीम हेलोफाइल्स है। अब ये वो ग्रुप है जो रिप्रेजेंट करता है आर्किया को, जो कि टॉलरेट कर सकता है सॉल्ट की हाई कंसनट्रेशन 50 to 30, ठीक है, 15 to 30 तक जो ये सॉल्ट की कंसनट्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकता है, सॉरी टॉलरेट कर सकता है, रिप्रेजेंट करता है उन ग्रुप्स को। तो ये 4 बेसिकली मेन फैक्टर थे जो कि एक माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। एक फ़िज़िकल फैक्टर्स थे, इसमें जितनी भी डिटेल थी और जो कुछ था वो मैंने बता दिया आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब, इस चैनल को सपोर्ट करें। ऐसी ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।